हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका कि हम पार्ट 1 फाइनेंशियल सर्विसेज खत्म कर चुके हैं। पार्ट 2 है लीजिंग, उसका आज तीसरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीजिंग को हम। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि और लीजिंग के टाइप्स पढ़े थे हमने। उसी में हम एक टाइप है ऑपरेटिंग लीज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, ठीक है, अ लीज विच इज नॉट अ फाइनेंस लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज। वो लीज जो कि फाइनेंस लीज नहीं होती है वो ऑपरेटिंग लीज होती है। वो सारी लीज जो कि फाइनेंस लीज नहीं है वो ऑपरेटिंग लीज होती है। ठीक है, फाइनेंस लीज क्या होती है मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में, तो कृपया उसको आप रेफर करिए। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके उसको देखिए, उसके बाद ही इसको देखिए, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगली चीज बोलता है ये कि ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है कि जो लीजी होता है वो एक फिक्स पीरियड के लिए ही उस असेट को एक्वायर करता है, असेट को लेता है। मतलब कि रेंट पर लिया है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उसके बाद में वो वापस से ऑनर को या फिर लेजर को वो असेट को रिटर्न कर देगा। अब क्या होता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब उसका काम हो गया, उसने वो सामान रिटर्न कर दिया। अब उसके बाद में लेजर की मर्जी है कि वो उसी को वापस से वो असेट देता है लीज पे या किसी और को देता है। वो किसी और को भी लीज पे दे सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो लीज रेंटल होता है वो कम होता है। मतलब कि इतना होता है कि कोई एक बंदे के रेंट से उसकी सारी कीमत नहीं वसूला जा सकती। तो क्या होता है कि वो अलग अलग को देता है, उससे वसूलता रहता है। मतलब सिंपल सी बात है, आपने एक मकान है आपके पास में, आपने किसी को रेंट पर दिया, वो 6 महीने तक रहा, उसके बाद में उसने खाली कर दिया, फिर आपने किसी और को दे दिया। आपके मकान की कीमत थी 50 लाख रुपए। ये क्या हो गया, हाँ थोड़ा आगे बढ़ गए हम। आपके मकान की कीमत थी 50 लाख रुपए, पर आपने किसी को अगर 1 साल के लिए रेंट पर दिया है, तो मान लो उसका रेंट है 10,000 रुपीज़। उसका रेंट है 10,000 रुपीज़, तो 1 साल में उसने कितने वसूले आपने? 1,20,000 रुपीज़ ओनली। फिर क्या होगा, साल भर बाद उसने मकान खाली कर दिया, फिर आपने किसी और को दे दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, लीज रेंटल किसी एक से लिया हुआ सफिशिएंट नहीं होता है आपके उस असेट की कीमत को वसूलने के लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज में बात कर रहा हूँ मैं। जबकि फाइनेंस लीज में क्या होता है, फाइनेंस लीज में हम लगभग सामने वाले को लाइफ टाइम के लिए ही एक तरह से प्रोडक्ट दे देते हैं। वो लंबे समय तक उसको बस काम करता रहता है उसके ऊपर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात बोल रहा है कि जब असेट लीज की टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद में असेट ऑनर के पास ही वापस चले जाता है। एग्जाम्पल दिए है कुछ इसमें, माइंस, कंप्यूटर, हार्डवेयर, ट्रक्स एंड ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ और फॉर्म होते हैं लीज के। और कौन कौन से फॉर्म होते हैं? पहला होता है क्रॉस बॉर्डर लीज। क्रॉस बॉर्डर लीज में क्या होता है कि मान लो कि एक इंडिया के पर्सन ने अमेरिका के पर्सन को कुछ लीज पे दिया है। अब वहां पर लीज के कानून या कायदे कानून अलग है, इंडिया के अलग है। ठीक है, ऐसी एग्रीमेंट को हम बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर लीज। अगला होता है रैप लीज। रैप लीज में क्या होता है कि तो जिसने भी लीज पे लिया है, मतलब कि जिसने भी रेंट पर लिया है वो सामान या असेट, वो किसी और को उसको रेंट पर दे देगा। मतलब कि मान लो आपसे 100 रुपीज पर मंथ के रेंट पर लिया और किसी और को उसने 150 रुपीज पर मंथ के रेंट पर दे दिया, और 50 रुपए का कमीशन वो अपना खा रहा है। इसको ऐसी चीज को बोलते हैं, इस टाइप के सिस्टम को रैप लीज। अब डबल डी लीज क्या होता है? डबल डी लीज में ये होता है कि ये भी एक तरह से क्रॉस बॉर्डर लीज की तरह ही होता है। मतलब क्या होता है कि इंडिया का पर्सन है, एक अमेरिका का पर्सन है, दोनों ने एक एग्रीमेंट करा है। पर क्या हो रहा है कि अब तो दोनों का एग्रीमेंट है, इंडिया के कानून अलग है, यूएसए के कानून अलग है लीज के मामले में। तो इंडिया के कानून के हिसाब से उस असेट का ऑनर इंडियन पर्सन ही है। मतलब कि इंडियन पर्सन उस पर अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके टैक्स का बेनिफिट ले पाएगा। जबकि अमेरिका के ऑनर के हिसाब से, अमेरिका के कानून के हिसाब से उस असेट का जो ऑनरशिप है वो जिसने रेंट पर लिया है उसके पास है।
मतलब कि वो भी अपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके टैक्स बेनिफिट ले पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, असेट एक ही है पर उससे फायदा दोनों को हो रहा है, लीजी को भी लेजर को भी, और दोनों को ये लग रहा है दोनों ये इंजॉय अपने अपने कंट्री में उसकी ऑनरशिप को एंजॉय कर पा रहे हैं, तो दोनों को फायदा है। तो ऐसी लीज को बोलते हैं डबल डिप लीज, और ये कानूनी है मतलब कि गैर कानूनी नहीं है। अगला होता है स्वैप लीज। अब स्वैप लीज में क्या होता है कि एक तरह से एक्सचेंज पे ले लेना सामान। एक्सचेंज पे मतलब कि मान लो कि मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों के पास में एक मशीन है, एक बाइक है मान लो हमारे पास में। मेरी बाइक मैंने मेंटेनेंस पे दे दी है, थोड़ा सा बाइक मेंटेनेंस के काम के लिए मैंने सर्विसिंग के लिए दे दी मैंने। तो अब थोड़े टाइम के लिए मैं मेरे दोस्त की मैंने बाइक ले ली, मैंने उधार पे तेरी बाइक दे दे, ठीक है। जब उसको जरूरत पड़े तो वो मेरी बाइक लेके चले गया। तो ये जो होता है एक्सचेंज पर, ये भी एक तरह का स्वैप लीज होता है कि हम दोनों अपनी बाइक को एक्सचेंज करते रहते हैं। या मान लो उसके पास कार है, मेरे पास बाइक है, और जब भी उसको बाइक की 2 व्हीलर की जरूरत पड़ती है मेरी गाड़ी ले जाता है, जब भी मुझे 4 व्हीलर की जरूरत पड़ती है मैं उसकी 4 व्हीलर ले जाता हूँ। इसको हम बोलते हैं स्वैप लीज, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। मेन डिफरेंस है कि फाइनेंस लीज में और ऑपरेटिंग लीज में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला नंबर ऑफ लीजी। तो फाइनेंस लीज में सिर्फ एक ही जो लीजी होता है जिसके जो रेंट पर लेता है वही उस असेट को यूज कर सकता है। जबकि ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है कि बहुत सारे यूजर उसको यूज कर सकते हैं। ऑनरशिप की बात करें तो फाइनेंस लीज में ऑनरशिप किसके पास चले जाती है, ऑनरशिप चले जाती है लेजर के पास में, मतलब कि जिसने रेंट पर लिया है उसके पास चली जाती है। जबकि ऑपरेटिंग लीज में ऑनरशिप किसके पास रहती है, ऑनरशिप लेती है किसके पास में, लेजर के। इसमें लीजी के पास जाएगी फाइनेंस लीज में, और ऑपरेटिंग लीज में लेजर के पास ही रहेगी। मतलब कि फाइनेंस लीज में जिसने रेंट पर लिया है उसके पास में ऑनरशिप चले जाएगी, ऑपरेटिंग लीज में जिसने रेंट पर दिया है उसके पास ऑनरशिप रहेगी। ऑब्सोलेंस रिस्क मतलब कि खत्म हो गया पूरा वो प्रोडक्ट, अब स्क्रैप बचा है तो खत्म हो रहा है, तो किसका नुकसान हो रहा है उसमें, तो फाइनेंस लीज में नुकसान हो रहा है लीजी का, ऑपरेटिंग लीज में नुकसान हो रहा है लेजर का। कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ लगभग प्रोडक्ट की एसेट की इकोनॉमिक लाइफ के बराबर होती है फाइनेंस लीज में, जबकि ऑपरेटिंग लीज में एसेट की इकोनॉमिक लाइफ से बहुत छोटी होती है। कैंसलेशन की बात करी जाए तो फाइनेंस लीज कैंसिल नहीं हो सकती है, जबकि ऑपरेटिंग लीज कैंसिल हो सकती है। पे आउट की बात करी जाए तो एक तरह से एसेट की पूरी कीमत ही लीज से वसूल ली जाती है धीरे धीरे करके किस्तों में, जबकि ऑपरेटिंग लीज में एक छोटा सा पोर्शन एसेट का वसूला जाता है। लीज के बाद में एसेट की क्या हालत रहती है, तो अब देखो क्या होता है कि फाइनेंस लीज में एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। अगर एग्रीमेंट होगा कि लीज पीरियड खत्म होने के बाद में ऑनर को लौटा दी जाएगी उसकी चीज, तो वो करा जाएगा। या फिर ऐसा कुछ एग्रीमेंट ऐसे भी रहते हैं कि लीज का टाइम खत्म होने के बाद में ये एसेट की ऑनरशिप आपके पास ही रहेगी जिसने रेंट पर लिया है। तो फाइनेंस लीज में दोनों हो सकता है, जबकि ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है कि ऑनर को उसका एसेट वापस दे दिया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में और आगे हम डिस्कस